बिहार की राजनीति में कई चेहरे हैं, कुछ सामने हैं, कुछ पर्दे के पीछे, कुछ चुपचाप रहकर चलते हैं, कुछ हर मंच से गरजते हैं। लेकिन एक नाम ऐसा है जो बोलता भी है और जब चुप रहता है तो जल्द चर्चा में आता है। असदुद्दीन ओवैसी, एआईएमआईएम के मुखिया, हैदराबाद के सांसद और सीमांचल की राजनीति में एक अहम नाम। 2025 की ओर बढ़ते बिहार में एक नया समीकरण आकार ले रहा है, या यूं कहें एक पक्ष लगातार समीकरण में घुसना चाहता है, लेकिन गेटकीपर उसे अंदर नहीं आने दे रहा है। बात हो रही है महागठबंधन और एआईएमआईएम की। ओवैसी की पार्टी बिहार में महागठबंधन में शामिल होना चाहती है। बकायदा पत्र लिखे जा रहे हैं, मीडिया में खुलेआम संदेश दिए जा रहे हैं और तर्क भी रखे जा रहे हैं कि अगर सेक्युलर वोटों का बंटवारा रोकना है तो एआईएमआईएम को साथ लिया जाए। लेकिन जवाब एकदम चुप्पी। ना तेजस्वी कुछ कह रहे हैं, ना लालू प्रसाद यादव, और इस चुप्पी में छुपा एक सियासी संकेत एआईएमआईएम। अब ये सवाल उठता है कि आखिर ओवैसी को अछूत की तरह क्यों ट्रीट किया जा रहा है? क्या वो वाकई आपराधिक नेता है? नहीं। क्या उनके भ्रष्टाचार के आरोप हैं? नहीं। तो फिर जवाब राजनीति की उस कच्ची गलियों में छुपा है, जहां बात सिर्फ चेहरे की नहीं, उसकी पृष्ठभूमि की होती है। बिहार की राजनीति में माय समीकरण यानी मुस्लिम यादव फैक्टर एक मजबूत वोट बैंक रहा है। लालू यादव की विरासत और तेजस्वी यादव की राजनीति इसी समीकरण पर टिकी हुई है। उधर ओवैसी की सियासत खुलकर मुस्लिम हितों की बात करती है। सीमांचल के इलाके में उन्होंने ये बात साबित भी की है। 2020 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीत दर्ज की, जिसमें से ज्यादातर सीमांचल क्षेत्र की थी। वो काम जो किसी कांग्रेस से नहीं किया, सीपीआई या आरजेडी ने नहीं किया, वो ओवैसी ने कर दिखाया, और यहीं से डर पैदा होता है। तेजस्वी यादव को पता है कि अगर ओवैसी को साथ लिया गया तो सीमांचल में आरजेडी के लिए दरवाजे बंद हो सकते हैं। एआईएमआईएम को सीटें देनी होंगी और सीमांचल की वो जमीन जो कभी आरजेडी का गढ़ थी अब बढ़ जाएगी, और बटे तो वोटों का फायदा मिलेगा बीजेपी को, यानी न घर के रहेंगे न घाट के। ओवैसी की छवि पर भी चर्चा जरूरी है। विपक्षी दलों का यह भी मानना है कि ओवैसी की राजनीति सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देती है, जिससे बीजेपी को सीधे लाभ मिलता है। विपक्षी खेमा खासकर कांग्रेस और आरजेडी ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहकर खारिज करते हैं। 2020 के चुनाव में भी यही हुआ। एआईएमआईएम ने 5 सीटें ली, लेकिन इसने एनडीए को फायदा पहुंचाया। अब एआईएमआईएम की तरफ से गुहार लग रही है। बिहार अध्यक्ष अख्तरुल्लाह इमान खुद कह रहे हैं कि हम पहले से ही महागठबंधन में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पत्र लिखे जा रहे हैं, अपील की जा रही है, लेकिन जवाब नहीं आ रहा है। तेजस्वी यादव एक तरह से कह रहे हैं कि हमसे किसी ने बात नहीं की, सीधा मतलब फॉर्मल इनविटेशन तो छोड़िए, अनौपचारिक बातचीत तक नहीं हो रही है। ये वैसा ही है जैसे कोई दूल्हा बार बार लड़की वालों को कहे कि रिश्ता पक्का कर लीजिए और लड़की वाले बार बार बहाना बनाते रहें, अभी बात चल रही है, देखते हैं, अभी जवाब नहीं दे सकते। अब बात यही नहीं रुकती। प्रशांत किशोर भी जब मैदान पे हैं और वो भी कह चुके हैं कि 243 में से हर सीट पर लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी की तर्ज पर उनकी रणनीति, उनकी भाषा, पैकेजिंग पूरी तरह केजरीवाल जैसा है। अब जो व्यवहार कभी अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ करता था, उसे आज ओवैसी झेल रहे हैं। एक वक्त था जब इंडिया ब्लॉक बनने से पहले केजरीवाल विपक्ष खेमे के लिए अछूत थे, लेकिन आज वही केजरीवाल पंजाब में सरकार चला रहे हैं, दिल्ली में मजबूत थे, हालांकि अब हार चुके हैं और इंडिया ब्लॉक छोड़कर अपनी राह पकड़ चुके हैं। क्या ओवैसी भी वही रास्ता अपनाएंगे? ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को लेकर यह भी डर है कि अगर वो साथ आए तो उनकी छवि महागठबंधन को नुकसान पहुंचा सकती है। एक तरफ कांग्रेस जो खुद मुसलमानों के वोट के लिए टिकी हुई है, वो एआईएमएम को सहन नहीं कर पाएगी, और दूसरी ओर अगर एआईएमआईएम को सीटें दे दी गई तो ये मैसेज जाएगा कि आरजेडी ने कट्टरपंथी को बढ़ावा दिया। लेकिन दूसरी ओर सवाल भी बड़ा है, अगर वोटों का बंटवारा नहीं रुका गया तो क्या वाकई बीजेपी को सीधा फायदा नहीं मिलेगा? 2020 में भी यही हुआ। 5 सीटें एआईएमआईएम ले गई, पप्पू यादव अलग लड़े और नतीजा ये हुआ कि महागठबंधन सरकार नहीं बना सकी। अब 2025 में क्या फिर वही गलती दोहराई जाएगी? एआईएमआईएम की तरफ से एक आखिरी कोशिश की जा रही है। अख्तरुल्लाह इमान की तरफ से लालू यादव को पत्र लिखा गया, जिसमें कहा गया कि अगर सेक्युलर वोटों का बिखराव रोकना है तो हमें साथ लिया जाए। एआईएमआईएम ये भी कह रही है कि अगर साथ नहीं लेंगे तो नुकसान आपका होगा, नॉट आवर्स।
लेकिन लालू यादव की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और तेजस्वी यादव का स्टैंड भी अस्पष्ट है, या यूं कहें जानबूझकर अस्पष्ट रखा गया है। बात सिर्फ सीटों की नहीं है, बात भरोसे की है। आरजेडी नहीं चाहती कि सीमांचल में एक और पप्पू यादव खड़ा हो जाए जो अपनी जमीन, अपनी ताकत, अपनी पार्टी के दम पर आरजेडी को ललकारने लगे, और ओबीसी वही कर सकती है। उनकी जुबान में तलखी है, तेवर में चुनौती और शैली में हमला। लेकिन आखिर में सवाल यही है कि असदुद्दीन ओवैसी को उनकी राजनीति की कीमत उनकी छवि से चुकानी पड़ेगी। क्या सिर्फ मुस्लिम मुद्दों की बात करने वाला नेता आज के दौर में सेकुलर नहीं कहलाता? क्या सेकुलर गठबंधन में शामिल होने के लिए पहले खुद को कम मुस्लिम साबित करना जरूरी है? और सबसे अहम, क्या तेजस्वी यादव ओवैसी को इसलिए दूर रख रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि एक बार अगर AIMIM अंदर आई तो सीमांचल की राजनीति में राजद की बादशाहत खत्म हो जाएगी। फिलहाल जवाब किसी के पास नहीं है। AIMIM इंतजार कर रही है और महागठबंधन सोच रहा है कि इग्नोर करना ही सबसे बेहतर जवाब है। लेकिन 2025 में जब नतीजे आएंगे तो शायद तब इस इग्नोर करने की कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़े। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहे वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।